गाज़ा में एक बार फिर से इज़राइल ने एक नई मुहिम शुरू कर दी है। इज़राइल का कहना है कि अब हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इज़राइल की कैबिनेट ने एक 5 पॉइंट प्रोग्राम प्लान अप्रूव किया है, जिसमें हमास के पूरे ख़ात्मे की पटकथा लिखी गई है। और इससे इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जो वॉर है वो हमेशा के लिए रुक जाएगी, वो एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम इजराइल उठाने जा रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया बेचैन है, इस पे रिएक्ट कर रही है। क्या होने वाला है गाज़ा में? वहाँ पर डेथ रिस्ट्रिक्शन पहले से ही था। क्या नए लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है? वहाँ पर बच्चे और फ़लस्तीनियन लोग पहले से ही बहुत मुसीबत में थे। क्या इज़राइल के सेक्शन से गाज़ा में शांति होगी या टकराव बढ़ेगा? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आज हम गाज़ा में जो नए 5 पॉइंट प्रोग्राम हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गाज़ा में इज़राइल करने वाला है वो 5 पॉइंट प्रोग्राम में सबसे पहला कदम हमास को डिसआर्म करना है। सारे होस्टेजेस जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में अचानक हमला करके इज़राइल के 1200 लोगों को मारा, 250 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया, होस्टेज कर लिया। उनमें से 20 अभी भी हमास के कब्जे में हैं और माना जाता है वो जिंदा हैं। तो इज़राइल का कहना है कि दूसरी उनकी जो प्लानिंग है वो होस्टेजेस को रिहा कराने की है। तीसरा, वो गाज़ा स्ट्रिप को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, हमास को ख़ात्मा करके डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। और चौथा स्टेप, जो गाज़ा स्ट्रिप की जो टेरिटरी है गाज़ा की, वहाँ पर वो अपनी सिक्योरिटी करना चाहते हैं। तो उनकी फोर्सेस होंगी, आईडीएफ होगी और वो कंट्रोल करेगी वहाँ की सिक्योरिटी को। और इसके बाद जो पांचवा सबसे बड़ा कदम इज़राइल उठाने जा रहा है वो वहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखने जा रहा है। मतलब एक तरह से वो हमास या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का इस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हस्तक्षेप नहीं हो, कोई उनका हेयर से नहीं होना चाहिए, कोई उनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई उनका आदेश नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी बना रहा है और जिसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई रोल नहीं होगा। तो एक नई गाज़ा की जो है वो शुरुआत कर रहा है इज़राइल। और इज़राइल ने क्या कहा है कि हम गाज़ा को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग ओवर। उधर उनके बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं बीबी के, तो बीबी नेतन्याहू के दोस्त ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने कहा है कि जो इज़राइल करना चाहता है ये वो कैसे टेक ओवर करना चाहते हैं, दिस इज़ अप टू देम। तो आईडीएफ जो फोर्सेस हैं अब वो गाज़ा को कंट्रोल करने के लिए, गाज़ा सिटी को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है जो वहाँ पर है उनको पहुँचाई जा रही है और इससे एस्केलेशन काफ़ी बढ़ गया है। और जो फैमिलीज़ हैं उनकी जो होस्टेजेस हैं उनकी फैमिलीज़ कह रही हैं कि अब जो एक उम्मीद थी कि 20 लोग हमारे जो वहाँ पे अभी शायद ज़िंदा हैं, उनके सर्वाइवल पे एक सवालिया निशान ज़रूर लग गया है, क्योंकि अगर हॉस्टिलिटीज़ बढ़ेंगी तो उनकी जान को ख़तरा हो जाएगा। ये बात सही है। और इससे जो हज़ारों पैलेस्टीनियंस हैं जो इज़राइल के मिलिट्री एक्शंस की वजह से पहले से ही अफेक्टेड थे, वो उनका नंबर बढ़ेगा और इससे डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़ेगा। तो डेथ डिस्ट्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। उधर जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उन्होंने इज़राइल के इस कदम की आलोचना की है। वो कहते हैं कि ये कदम आपका गलत है, इस तरह का प्लान अप्रूव नहीं करना चाहिए और कहा है कि आप जो नया ऑफेंसिव लॉन्च करने जा रहे हैं इसको रिकन्सिडर करिए, जिससे पहले से ही जो इतनी वहाँ पे ट्रबल्स हैं, मुसीबतें हैं, वो मुसीबतें और ना बढ़ें और गाज़ा और अनस्टेबल ना हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने, फिनलैंड ने, टर्की ने, इन सब देशों ने भी काफ़ी ज़्यादा भर्त्सना की है, कंडेम किया है और वार्निंग दी है लिटरली कि इस तरह की एक्शन को गाज़ा में इज़राइल को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इससे वहाँ पे मौतें बढ़ेंगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा,
और जो सफरिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उन्होंने भी इस पे चिंता जताई है और कहा है कि जुलाई जो है वो सबसे वर्स्ट मंथ केस था। जो इतने सारे केस बढ़े माल न्यूट्रिशन के, अक्यूट माल न्यूट्रिशन था गाज़ा में, तो जुलाई में सबसे ज़्यादा हुआ और लगभग 12,000 जो इनमें थे वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। तो ये एक चिंताजनक बात WHO ने कही है कि माल न्यूट्रिशन के लिए जुलाई मंथ सबसे ख़तरनाक रहा है। अब गाज़ा की मिलिट्री जो है वो पहले से ही लगभग 3 क्वार्टर हिस्सा है, मतलब एक 3/4 हिस्से पे जो है उनका वर्चस्व है, उनका कंट्रोल है। और ऐसे में जो वहाँ पे लगभग 21 लाख के आसपास जो लोग रह रहे हैं, वो आप समझ लीजिए IDF उनको कंट्रोल करती हैं। वो कंट्रोल जो है लगभग 87% है गाज़ा का, और मिलिटराइज जोन है। और इससे एक तरह से देखा जाए तो 1/4 हिस्सा ही तो बचा जहाँ पे इज़राइल का कंट्रोल नहीं है। और US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कह दिया कि ये तो इज़राइल पे है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान हो गए हैं। हमास ने सीज़ फायर को माना नहीं एक तरह से, और कई महीने हो गए कोशिशें जारी थी कि सीज़ फायर टॉक्स हो जाएं इज़राइल और हमास के बीच में। कई महीने तक चली, प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस हुई, ब्रेकडाउन हो गई, लेकिन 2 वीक पहले तक ये चलती रहीं। और उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि इसके लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, हमास ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमास जो है वो उनको वो होस्टेजेस को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को डिसआर्म करने के लिए तैयार नहीं है। वो सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट चाहता है। तो एक तरह से जो उनकी जो डिमांड थी वो सीज़ फायर की, वो हो नहीं पाई पूरी, और सीज़ फायर टॉक्स जो हैं वो चली नहीं। तो ये तो पहले से ही जो है बेंजामिन नेतन्याहू जब अपने प्रेसिडेंट ट्रंप से दूसरी बार मिले इस कार्यकाल में ओवल ऑफिस में, तो उन्होंने वो प्लान सबमिट किया होगा कि हम गाज़ा को टेक ओवर करेंगे। तो गाज़ा को टेक ओवर कैसे करेंगे, तो वो तो ट्रंप ने भी पहले से कहा था। तो जाहिर सी बात है कि वो जो टॉक्स पहले उनके चरण में हुई, सेकंड में उनको और देखा उन्होंने कि हमने क्या किया। और ईरान का तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऑब्लिटरेट कर दिया उन्होंने, ऑब्लिटरेशन हो गया कंप्लीट। तो जाहिर सी बात है कि अब वो समय आ गया कि हमास, चूँकि गाज़ा में हमास जितना भी धन दौलत और जो सपोर्ट था पॉलिटिकल मोरल, वो सब ईरान से आ रहा था। तो अब हमास के पीछे पड़ गया है, क्योंकि ईरान को तो नेस्तनाबूद कर दिया। अब ईरान उस स्थिति में नहीं है कि वो फिर से उठे खड़ा हो और हमास को उस लेवल पे सपोर्ट कर पाए जैसा पहले कर पाए। क्योंकि अब यहाँ पे अमेरिका की, इज़राइल की सारी एजेंसियाँ जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में इज़राइल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। गाज़ा में हॉस्पिटल था एक, वहाँ पर अल जज़ीरा के 5 जर्नलिस्ट थे, उनको इज़राइली स्ट्राइक में मार दिया गया गाज़ा सिटी के अंदर। अल शिफा हॉस्पिटल जो था वो वहाँ पे टेंट लगे हुए थे, और करस्पॉन्डेंट जो हैं उनके अनस अल शरीफ और मोहम्मद ओरिके, वो कैमरामैन इब्राहिम ज़हर, इब्राहिम मौफल और मोमिन अलीवा, ये 5 लोग उस हमले में, जो टेंट में जर्नलिस्ट थे हॉस्पिटल के बाहर मेन गेट पे, वहाँ पे जो इज़राइल की मिसाइलें लगी आके, तो उसमें वो मारे गए। और ये अल जज़ीरा के लिए रिपोर्ट करते थे। और ये टारगेटेड असैसिनेशन जो है, ईरान ने कहा कि ये जो हैं वो हमास के लिए काम करते थे। जो टेररिस्ट, उनको बताया कि ये जर्नलिस्ट नहीं, ये टेररिस्ट है। ये तो उनके ऊपर है कि वो किसको टेररिस्ट कहें, किसको वो पत्रकार कहें। लेकिन ये हकीकत है कि गाज़ा में इज़राइल ने फ्री प्रेस को काफ़ी हद तक रोक के रखा है। तो जो लोकल रिपोर्टर्स ही हैं वही रिपोर्ट करते रहे हैं, और लोगों ने ये कहा है कि ये प्रेस फ्रीडम पे सीधे सीधे हमला है। और थ्रू आउट द वॉर देखें, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहाँ जा नहीं पाए, फ्रीली रिपोर्ट नहीं कर पाए। अब लोकल रिपोर्टर्स कितना कर पाते हैं बेचारे, टेरिटरी के अंदर रहकर वो कितना बाहर जाता है, ये तो देखने की बात है। पर इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी सेशन बुलाया गया, और वहाँ पर जो रियाद मंसूर हैं, उनके परमानेंट ऑब्जर्वर हैं पैलेस्टाइन के यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने अपने बयान दिए। और जोनाथन मिलर हैं, डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इज़राइल के यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बयान दिए डैनी डैनन के बाद में। और इस इमरजेंसी मीटिंग में काफ़ी गहमा गहमी हुई, और मंसूर रियाद ने कहा कि
जब वो मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं जो सपोर्ट आई है फेलो काउंसिल मेंबर्स की, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल मेंबर्स ने जो उनको सपोर्ट किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वो कहते हैं कि आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में, इसको रोकना पड़ेगा। तो जो मिलर हैं, जोनाथन मिलर साहब, इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने कहा कि सीधे सीधे डिसमेंटल करेंगे हमास को, कोई कुछ कर नहीं सकता, हमास का खात्मा करके रहेंगे। और इससे कम अगर कोई बात करता है तो वो अर्जेंसी नहीं है, वो हाइपोक्रेसी है। तो उन्होंने कहा आप इजराइल को कंडेम करिए, इजराइल को टेररिस्ट बताइए, इजराइल का हमास गाज़ा से हमास का खात्मा हो, ऐसी बात उन्होंने कही। और बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के डिसीजन को, जो प्लान था टेक ओवर करने का गाज़ा सिटी का, उसको उन्होंने डिफेंड किया है। उन्होंने कहा ये जो लड़ाई है, युद्ध है, इसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। 2 यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर थे, उन्होंने जो ग्रीन लाइट दी है नया ऑफेंसिव के लिए, उसके लिए गाज़ा सिटी में उन्होंने कंडेम किया है। उन्होंने कहा है इससे कम से कम 1 मिलियन फ़लस्तीन जो हैं वो सफ़र करेंगे, और एक दूसरा हॉरिफिक चैप्टर शुरू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डेथ और डिस्ट्रक्शन का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, जैसा मैंने आपसे पहले कहा। तो ये जो इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट जो है, ये मतलब दुनिया के इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला वायलेंट कन्फ्लिक्ट है, जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। 1 सेंचुरी से ज़्यादा हो गया, मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गया जब से ये कन्फ्लिक्ट लगभग चल रहा है। और इसके लिए कई वॉर्स हो गई हैं अरब नेशंस के बीच में, अपराइजिंग्स हो गई हैं, जिसको वो इंतिफादास बोलते हैं। और इज़राइल ने उन इंतिफादास को रिप्रेजल किया है, उन पे क्रैकडाउन किया है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं अगर हम देखें तो आज हमें दिखते हैं। तो कुल मिला के इतिहास में जाना ज़रूरी है अगर आप इसको समझना चाहते हैं। तो ये सिर्फ लैंड का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये रिलीजन का भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। तो गाज़ा जो है वो एक फ्लैश पॉइंट है आज की डेट में। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए सबसे पहले इज़राइल क्या था 1948 से पहले, कैसे बना। तो पहले तो ब्रिटेन का कंट्रोल था। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया इस पैलेस्टीनियन एरिया को, जो भी था वहाँ फ़िलिस्तीनी रहते थे। और ओटोमन एम्पायर था, और ओटोमन एम्पायर की जब हार हो गई तब जो है वो फ़िलिस्तीन पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, मिडिल ईस्ट में उस हिस्से को। तब फ़िलिस्तीन मतलब डायरेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे अरब मेजॉरिटी थी। और ज्यूज़ जो थे, जो इजरायली ज्यूज़ हैं, इजराइल तो नाम भी नहीं था तब, लेकिन वो ज्यूज़ जो थे वो माइनॉरिटी में थे, वो वहाँ रहते थे। इसके अलावा कुछ एथनिक ग्रुप्स और भी रहते थे। तो टेंशन्स शुरू हुई, ज्यूज़ और अरब पॉपुलेशन जो हैं वो एक ही एरिया में रहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा शुरुआत तब हुई जब यूनाइटेड किंगडम ने इन प्रिंसिपल ये मान लिया कि जो वो एरिया है वो पैलेस्टीनियन के लिए और ज्यूज़ के लिए ये नेशनल होम है। अब दोनों के लिए नेशनल होम है, तो इस प्लेज को उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन का नाम दिया। और यहीं से शुरुआत हो गई एक ऐसे युद्ध की, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो 100 साल के बाद भी आज भी जारी है लिटरली। तो उनका हिस्टोरिकल लिंक था ज्यूज़ का, लेकिन पैलेस्टीनियन अरब जो वहाँ रहते थे उनका भी ये कहना था कि ये तो हमारे सेंचुरीज ओल्ड हमारे जो रिलीजन है उससे हमारी कनेक्टिविटी है। तो उनके लिए भी पैगंबर मोहम्मद साहब से वो जोड़ते रहे उसको। और ब्रिटिशर्स जो थे वो पैलेस्टीन अरब के जो राइट्स थे कि वो वहाँ रहें, वो वहाँ पे उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, तो उसकी वो वकालत करते रहे। तो 1920 से लेके 1940 के बीच में बहुत सारे ज्यूज़ वहाँ पे आ गए, और वो नंबर जो ज्यूज़ का था वो बढ़ता रहा। और ये इसके पीछे एक वजह भी ये थी कि ज्यूज़ का जो है वो परसिक्यूशन बहुत हुआ, यूरोप में हुआ, अफ्रीका में हुआ। और 6 मिलियन ज्यूज़ जो हैं वो होलोकॉस्ट की वजह से मारे गए, और बहुत सारे यहाँ पे ऐड हुए। तो ज्यूज़ की संख्या यहाँ पे बहुत बड़ी, जिससे ये पूरा एरिया जो है उन ज्यूज़ के लिए एक सेफ हेवन बन गया लिटरली। और यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ के लगभग 6,30,000 से ऊपर हो गई
जो कि लगभग 30% थी 1947 की पॉपुलेशन के मुताबिक। अब इसी बैकड्रॉप के अगेंस्ट अगर आप देखें तो ज्यूज़ और अरब के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे, क्योंकि ब्रिटिश रूल था। तो यूनाइटेड नेशंस में वोट हुआ तो पैलेस्टीन को जो है वो सेपरेट ज्यूज़ और अरब स्टेट में बांट दिया जाए, ज्यूज़ जो है वो उनके लिए एक इंटरनेशनल सिटी बन जाए। ऐसी यूनाइटेड नेशंस में वकालत हो गई। तो अरब जो नेशंस थे वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस आर्ग्यूमेंट को। तो उन्होंने कहा कि ज्यूज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन मिल गई है, जबकि उनकी पॉपुलेशन जो है, उनकी जनसंख्या जो है वो पैलेस्टीनियन फ़िलिस्तीनियों के मुकाबले काफ़ी कम है। अब इसमें ब्रिटेन ने एब्सटेन कर दिया और विड्रॉ कर लिया, और एक तरह से ब्रिटेन ने जो प्रॉब्लम थी जो उनको सॉल्व करनी थी वो यूनाइटेड नेशंस को दे दी उन्होंने 24 मई 1948 को। और इस तरह से वो ये मामला यूनाइटेड नेशंस में चला गया। तो ज्यूज़ जो लीडर्स थे पैलेस्टाइन में, उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, जिससे मतलब जब ये ब्रिटिश रूल से निकल के जाने वाला था उसी वक्त, उससे जस्ट पहले उन्होंने कहा कि ये तो इज़राइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो इज़राइल को यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दे दी अगले साल, और तब शुरुआत हो गई एक नई लड़ाई की, और इज़राइल और अरब नेशंस के बीच में लड़ाई हो गई। तो इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो अटैक उन पे हुए उसको उन्होंने जवाब दिया। 5 अरब नेशंस ने जो है 5 अरब कंट्रीज़ ने उन पे आक्रमण कर दिया, और ये इज़राइल के लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इज़राइल ने खूब लड़ा, खूब ज़बरदस्त लड़ा, लेकिन आर्मस्टाइज हो गया 1949 में। तो इज़राइल ने अब क्या है कि कंट्रोल कर लिया बहुत सारी टेरिटरी पे, और इतना ज़्यादा कंट्रोल हो गया कि मतलब वहाँ पे इज़राइली ज़्यादा हो गए। और एग्रीमेंट में क्या था, इजिप्ट के पास जो ज़मीन थी और गाज़ा स्ट्रिप, जॉर्डन के पास जो वेस्ट बैंक था और ईस्ट जेरूसलम था, इज़राइल ने वेस्ट जेरूसलम ले लिया। तो ये कहानी उस समय की बन के आ गई कि अगर आप देखें कि इज़राइल के पास जो है वो वेस्ट जेरूसलम था, जॉर्डन के पास में जो है ईस्ट जेरूसलम था और वेस्ट बैंक थी, और जो इजिप्ट था उन्होंने गाज़ा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया। तो गाज़ा स्ट्रिप, इजिप्ट, जॉर्डन वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, और इज़राइल वेस्ट जेरूसलम, ये स्थिति तब वहाँ पे बन गई। अब 7,50,000 के आसपास इस लड़ाई में पैलेस्टीनियन जो है वो वहाँ से भाग गए अपने घर छोड़ के, अपनी ज़मीन छोड़ के, और वो एक तरह से रिफ्यूजी बन गए। और बहुत सारे जो है इज़राइली भी थे, वो भी रिफ्यूजी बने हालांकि। अब इसको बोलते हैं नकवा, कि पैलेस्टीनियन को घर छोड़ना पड़ा 7,50,000, तो एक तरह से उनके लिए कैटास्ट्रॉफी थी, तो वो वहाँ पे नकवा बोलते हैं इसको। अब नकवा जो है समय बीतता गया, और इसके बाद जो है वहाँ से जो हजारों लाखों ज्यूज़ थे वो चले गए, एक्सपेल्ड हो गए दूसरी कंट्रीज से, जहाँ पे वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। तो वो वहाँ से जब एक्सपेल हो गए, जब वहाँ पे उन पे एट्रोसिटीज़ होने लगी और वहाँ से उनको अप्रूव कर दिया गया, तो वो कहाँ जाते, वो इजरायली कहाँ जाते, वो ज्यूज़ कहाँ जाते। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे हमारे ज्यूज़ हैं तो हम इनके साथ रहेंगे, तो वहाँ पे आने लगे। और इससे जो है एक मिडिल ईस्ट की वॉर शुरू हो गई 1967 में। तो 6 दिन ये वॉर चली, और इससे मिडिल ईस्ट की बाउंड्री जो है वो बदल गई। यहाँ पे जो है एक नया कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो गए कि देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियन के लिए बिल्कुल नई एक वो सरहदें पैदा हो गई। तो जो इज़राइल था उन्होंने इजिप्ट से लड़ाई लड़ी, सीरिया से लड़ाई लड़ी और जॉर्डन से लड़ाई लड़ी। और इज़राइल जो है वो बहुत फाइटिंग फोर्स हैं। सीरिया और आपके क्या बोलते हैं उसको, इजिप्ट, और उन्होंने जब जो है इजिप्ट की एयरफोर्स थी उनके ऊपर हमला कर दिया, और जब तक ये लड़ाई रुकती तब तक उन्होंने इजरायलियों ने वो सिनाई पेनिनसुला जो था वो कब्जे में ले लिया इजिप्ट से, गाज़ा ले लिया कब्जे से, और गोलन हाइट्स ले ली सीरिया से, और ईस्ट जेरूसलम ले लिया, और वेस्ट बैंक ले ली जॉर्डन से। तो ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले ली, गोलन हाइट्स ले ली सीरिया से।
तो एक तरह से गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई प्रोवाइंस जो उन्होंने लिया, हालांकि बाद में सिनाई को उन्होंने जो है वो वापस भी कर दिया। तो इजरायली जो हैं लगभग 1 मिलियन फ़लस्तीन जो हैं वो वेस्ट बैंक में, गाज़ा में और ईस्ट जेरूसलम में इजराइल के कंट्रोल में आ गए अब। तो इजराइल जो है वो एक तरह से इन एरिया को ऑक्यूपाई करने लगा और आज तक वो ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक पीस ट्रीटी भी साइन करी इजिप्ट के साथ 1979 में, और सिनाई जो है मैंने आपको पहले बताया वो उन्होंने वापस कर दिया उसी पीस ट्रीटी के अगेंस्ट जो इजिप्ट के साथ उन्होंने की। लेकिन उन्होंने ईस्ट जेरूसलम को कर लिया, गोलन हाइट को एनेक्स कर लिया, और उस समय जो है काफ़ी बवाल भी मचा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफ़ी कुछ कहा भी। लेकिन आज जो वेस्ट बैंक का स्टेटस है वो जो है एक लैंड है इजराइल के बीच में और जॉर्डन के रिवर के बीच में। तो रिवर जॉर्डन राइट साइड में है, तो वहाँ पे रिवर फ्लो करती है। तो वेस्ट बैंक जो है वो एरिया है, वो ज़मीन है जो इजराइल के बीच में और जॉर्डन रिवर जॉर्डन के बीच में है। और यहाँ पे 3 मिलियन पैलेस्टीनियंस रहते हैं, फ़िलिस्तीनी रहते हैं। तो ईस्ट जेरूसलम जो है और गाज़ा, ये जो पार्ट है इसको ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। यहाँ पे जो है बवाल मचा हुआ है। तो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। यहाँ पे वो कहते रहे कि हम इजराइल का हमेशा विरोध करते रहे हैं वो पैलेस्टीनियंस इन एरियाज़ में, और वो फ्यूचर इंडिपेंडेंस स्टेट चाहते हैं, सेपरेट पैलेस्टाइन चाहते हैं। तो मेजॉरिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन इजराइल जो है अभी भी उनके पास इफेक्टिव कंट्रोल है वेस्ट बैंक का। लेकिन 1990 के बाद में एक पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बनी जिसको कहते हैं पैलेस्टीन अथॉरिटी। तो वो जो है इस पूरे एरिया को जो है वो रन करती है। वो जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको वो लिटरली रन करते हैं। और 150 इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे लगभग 7 लाख ज्यूज़ रहते हैं वेस्ट बैंक में और ईस्ट जेरूसलम में। पैलेस्टाइन जो था जो है जहाँ पे जितने भी इजरायली सेटलमेंट्स थे वो चाहते हैं कि ये सब रिमूव होने चाहिए और इलीगल हैं ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन इजराइल कहता है कि ये डिस्प्यूटेड है, ये सबसे बड़े सेटलमेंट्स हैं, ये परमानेंट सेटलमेंट्स हैं और ये उनके हिस्टोरिकल राइट्स हैं, इजराइल ये कहता है। और वो पैलेस्टीनियन के राइट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, और वो कहता नहीं है, वो कहते हैं कि आपका कोई स्टेट नहीं है, उनको भी वो रिकॉग्नाइज़ करता है। तो वेस्ट बैंक जो है वो इजरायली होमलैंड का पार्ट है, वो ये कहता है। तो इजराइल की सरकार जो है इसीलिए उन्होंने अपने सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करने के लिए प्लान्स उन्होंने लॉन्च किए, और 2022 में ये काफ़ी बढ़ के आ गया। तो उन्होंने कहा कि इजराइल की खुद की सिक्योरिटी के लिए कोई भी पैलेस्टीनियन स्टेट अगर आती है तो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए वो ख़तरनाक है। तो ये वजह है कि वो चाहते नहीं कि कभी कोई पैलेस्टीनियन स्टेट आए। तो जुलाई 2024 में, हालांकि जो इंटरनेशनल कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइनियन टेरिटरीज़ में अभी भी अपना पकड़ बनाए हुए है, अपना वर्चस्व बनाए हुए है, तो वो इलीगल है और इजराइल को विड्रॉ करना चाहिए उन सेटलमेंट से। और अगर नहीं करते तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हैं वो रेसिज्म और अपार्थाइड के अंतर्गत वो इसमें क्राइम कमिट कर रहा है। ऐसा ICJ का एक डिसीजन था। और अब जेरूसलम के बारे में क्या एक तरह से देखा जाए डिस्प्यूट है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इजराइल और पैलेस्टीनियन जो दोनों वो जेरूसलम को क्लेम करते हैं कि उनकी कैपिटल है। इजराइल जो है वो ऑलरेडी वेस्ट जेरूसलम को कंट्रोल करते हैं। ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम को मतलब देखा जाए 1967 में उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और उसको पूरी सिटी को ही उन्होंने परमानेंट कैपिटल बता दिया। और वो कहते हैं कि जेरूसलम जो है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। और पैलेस्टीनियन कहते हैं वो हमारा ईस्ट जेरूसलम है और वो फ्यूचर में कैपिटल है पैलेस्टीनियन स्टेट की। तो हालांकि आप देखिए इजराइल कहता है इसको तो आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, तो पैलेस्टीनियन कहते हैं हमारी ये फ्यूचर कैपिटल है। तो यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन जो ईस्ट जेरूसलम में है पैलेस्टीनियन, केवल कुछ माइनॉरिटी है जो इजरायली सिटीजन्स हैं, अधिकतर वो पैलेस्टीनियंस हैं। अब वहाँ पे होली साइट्स हैं जेरूसलम में, तो होली साइट्स को लेके भी काफ़ी वो है, मतलब वहाँ पे वो आप देखिए ईसाई हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स हैं और ज्यूज़, तो तीनों का अपना, उनके लिए तीनों के लिए सेक्रेट साइट्स हैं ये।
तो मुस्लिम्स कहते हैं कि अल अक्सा मॉस्क जो है, मस्जिद जो है अल अक्सा, तो अल अक्सा मस्जिद का पूरा कंपाउंड जो है, जिसे वो कहते हैं हरम अल शरीफ, जिसे वो बहुत पवित्र मानते हैं, वो कहते हैं वो हमारा है। और ज्यूज़ कहते हैं ये टेंपल माउंट जो है जो ईस्ट जेरूसलम में है वो हमारा है। तो लड़ाई काफ़ी गहरी है और यूएन जो है उनकी ओपिनियन जो है वो दोनों तरफ बटी हुई है देखा जाए तो। वो कहते हैं कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो तो पैलेस्टीनियन लैंड है जिसको इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब गाज़ा स्ट्रिप में हुआ क्या? तो गाज़ा स्ट्रिप जो है एक लैंड है, मतलब एक स्ट्रेच है बेसिकली, आप अगर हम मोटा मोटा समझें, जिसमें इजराइल ने काफ़ी कब्जा किया हुआ है। पूरी तरह से इजराइल उसके चारों तरफ है। इजिप्ट है और मेडिटेरेनियन सी है। 41 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है, 10 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेच है गाज़ा स्ट्रिप। और यहाँ पे लगभग 23 लाख लोग रहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा दुनिया के, अगर देखें कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग कहाँ पे हैं, मतलब वो सारी भीड़ जो है एक तरह से वो गाज़ा स्ट्रिप में 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में आ गई है, इतना डेंस है वो। तो अब जो लेटेस्ट वॉर हुई इजराइल और हमास के बीच में, गाज़ा जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं, भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ खाने के लिए नहीं है, सर्वाइवल नहीं है। मतलब गाज़ा में बहुत बुरी हालत है आज की डेट में, और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंची नहीं महीनों तक, तो उससे और मुश्किलात हुई। अभी थोड़ा कह रहे हैं यूएस ने पहुंचाई है, इजराइल अलाउ कर रहा है, इजराइल पहुंचा रहा है। तो वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही, जिसके लिए दुनिया बड़ी चिंतित है। तो गाज़ा की बाउंड्रीज वो कैसे ड्रॉ हुई? तो 1948 में मिडिल ईस्ट वॉर जब हुई, जब इसने इजिप्ट ने इसको ऑक्यूपाई किया, तब से जो है गाज़ा में 1960 वॉर में इजिप्ट को भगा दिया, बाहर निकाल दिया, और इजराइल ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें सेटलमेंट बने, और गाज़ा पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन वहाँ पे आ गई इजराइल के मिलिट्री रूल के अंडर में। तो 2005 में इजराइल जो है उन्होंने यूनिलेटरली अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया, सेटलर्स को जो थे वहाँ पे इजरायली उनको हटा लिया, लेकिन कंट्रोल उनका बरकरार रहा बॉर्डर पे, एयर स्पेस पे, शोर लाइन पे, और एक तरह से इफ़ेक्टिवली कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा था। वहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा था, जो भी गुड्स का या आदमियों का, वो सब कंट्रोल इजराइल करता है, इजराइल कर रहा था। तो यूनाइटेड नेशंस अभी भी कहता है कि गाज़ा को जो है इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो, और मतलब उनको छोड़ देना चाहिए अपना अपना जो लेवल है। तो अब इस बीच में क्या हो गया कि यहाँ पे भी पॉलिटिकली बहुत चेंजेस हो गए। तो पैलेस्टाइन में इलेक्शंस हुए 2006 में, और जो है राइवल्स जो थे वो आगे आ गए, हमास जीत गया। तो एक तरह से इजराइल और इजिप्ट जो है उन्होंने ब्लॉकेड क्रिएट किया, तो इजराइल के साथ में मिलके, तो दोनों कंट्रोल करते हैं, उनकी टेरिटरी के लिए ख़तरा था। तो वहाँ पे हमास जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। कई बार कन्फ्लिक्ट्स हुए हमास के बीच में और इजराइल के बीच में, 2008 में, 2009 में, 2012 में, फिर 2014 में, और दोनों साइड से मई 2021 में वो कन्फ्लिक्ट जो है एक सीज़ फायर के तौर पे, जो 11 दिन का कन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे सीज़ फायर हो गया। लेकिन हर बार जब भी ये हुआ तो वहाँ पे दोनों साइड से लोग मरे, और ज़्यादातर पैलेस्टीनियंस गाज़ा में मरे। तो सबसे अभी गाज़ा फिर एक शांत हो गया था लिटरली देखा जाए 2021 के बाद से, और कोई बहुत मेजर ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं थी। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को क्या हो गया कि हमास की जो फाइटर्स थे उन्होंने गाज़ा में वहाँ पे जो है अटैक कर दिया, और 1200 इजरायली लोगों को मार डाला। 250 से ज़्यादा 254 लोगों को उन्होंने होस्टेज बना लिया। और इससे जो है इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया, जो ऑफेंसिव किया, उससे हमास की बैंड बज गई। लेकिन इसमें पैलेस्टीनियंस बहुत सारे मारे गए, और कहते हैं कि लगभग 45-50 हज़ार लोग जो है इसमें मारे गए, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं, महिलाएं हैं। और ये फिगर्स हालांकि देखिए वो हेल्थ मिनिस्ट्री से आई हैं जो हमास कंट्रोल करता है गाज़ा में, तो कितनी ये ऑथेंटिक हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी वॉर का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए। अब 7 अक्टूबर जो है वो होस्टेज क्राइसिस डे, तो अमेरिका की कोशिशों के बावजूद भी
इज़राइल की कोशिशों के बावजूद भी एक सीज़ फायर तो हुई, लेकिन होस्टेज वापस नहीं मिले और वो सीज़ फायर ब्रेक डाउन हो गया। 15 महीने की लड़ाई जनवरी में जो शुरू हुई, देखा जाए तो वो डील हुई, लेकिन होस्टेज रिलीज़ नहीं हुए। पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स कुछ रिलीज़ हुए, कुछ होस्टेज रिलीज़ हुए, लेकिन सारे नहीं हुए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आ गया कि मई में जब 2024 में 143 जो है 193 जो मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने जो है पैलेस्टीनियन के फुल मेंबरशिप मिले उनको यूनाइटेड नेशंस की, उसके पक्ष में वोट किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये अगर वो यूएन का मेंबर बन जाता है तो इसका मतलब वो स्टेट बन गया, तो इज़राइल मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाएगा। तो ऑफिशियल स्टेटस जो है अभी मिला हुआ है परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं है। वो वहाँ बैठ सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे को परमानेंट स्टेटस मिले एज ए स्टेट, तो उनके अपने हित होंगे, फिर वो सब चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है एक सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट को। अभी फ्रांस ने सबसे पहले पहल कर दी कि हम इज़राइल को एक सेपरेट स्टेट मानेंगे। तो यहाँ पे यूके के एमपीज़ ने कुछ समय पहले 2014 से, हालांकि देखा जाए तो वो इसकी फेवर में थे कि इसकी रिकॉग्निशन हो, लेकिन यूके की सरकार ने उसको रिकॉग्निशन नहीं दी। फिर 2021 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता देंगे, और लेकिन कब देंगे ये हम डिसाइड करेंगे। और देखा जाए तो ब्रिटेन ने ही तो सबसे पहले उस पैलेस्टीन को नेशनल होमलैंड घोषित किया था। इज़राइल और पैलेस्टीनियंस के लिए उन्हीं का कंट्रोल था। तो यहाँ पे यूके क्या कह रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इज़राइल कहता है कि भैया हमारा तो वेस्ट बैंक पे हिस्टोरिकल इस पे राइट है, और इंडिपेंडेंस पहले पैलेस्टीन स्टेट ना बने इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और ईरान उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देता रहा। हमास को वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं, और हमास इज़राइल को मान्यता नहीं देता है। हमास कहता है कि इज़राइल का अस्तित्व नहीं है, मतलब जो ईरान कहता रहा है डेथ टू इज़राइल, तो वो ऐसे ही हमास भी इज़राइल स्टेट को मान्यता ही नहीं देता है, और वो उसको मानता ही नहीं है, और इसीलिए इज़राइल उसको इतना रिट्रीब्यूशन करता है। तो अब ऐसे में इतने सारे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं, 6 लाख के आसपास, जो ऑलमोस्ट 5.9 लाख हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में रिफ्यूजी की तरह माने गए। हालांकि इसमें क्या, बहुत सारे जो पैलेस्टीनियंस थे जो भाग गए थे, बुरी तरह से उनको निकाल के भगा दिया गया था उनके घरों से, जो 1943-49 मिडिल ईस्ट वॉर हुई उसके दौरान। तो उनकी जो डिसेंडेंट्स हैं, उनकी जो अगली पीढ़ियाँ हैं, वो भी कहते हैं हम भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं। इज़राइल कहता है भैया आप इनको कैसे कह सकते हो ये पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं, ये तो उनके डिसेंडेंट्स हैं, तो वो सेटल हो गए अपने कहीं और जाके। तो अब ज़्यादातर जॉर्डन में रहते हैं, कुछ गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं, वेस्ट बैंक में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, लेबनान में रहते हैं, और पैलेस्टीनियंस कहते हैं उनको राइट है उनके रिफ्यूजी वापस आएँ, और लेकिन इज़राइल कहता है नहीं साहब वापस नहीं आ सकते। तो ये यूनाइटेड नेशंस में ये तनातनी चलती रहती है। यूनाइटेड नेशंस को पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करता है, जो अनरवा है, यूनाइटेड नेशंस की पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी जो है, तो अनरवा को वो जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है, और उनको वो रिफ्यूजी स्टेटस देने से मना करता है, जबकि वो अनरवा कहते हैं ये वो हैं। और एक तरह से इज़राइल मानता है कि अनरवा जो है वो हमास के लिए सपोर्ट करती है, और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड और वो सब देने में भी मदद करती है। तो अनरवा के ख़िलाफ़ रहा है जो है इज़राइल। और यूनाइटेड स्टेट्स भी जो इज़राइल का पक्ष रहता है, जनरली वही जो है यूनाइटेड स्टेट्स का भी रहता है। तो अब यहाँ पे सब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही होना चाहिए। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उससे इज़राइल और पैलेस्टीनियन के बीच में परमानेंट पीस हो सकती है। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट वेस्ट बैंक में, गाज़ा में बनाने की बात की, और ईस्ट जेरूसलम में उसकी कैपिटल हो, ऐसी वो वकालत करते हैं, और इज़राइल के साथ वो होगी। तो लेकिन इज़राइल ने ये जो 2 स्टेट के थ्योरी है इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है, और वो कहते हैं फाइनल सेटलमेंट जो होगा वो नेगोशिएशंस के साथ होगा पैलेस्टीनियन के साथ में, कि उनको स्टेटहुड जो है इसमें कोई प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए।
वो कहते हैं। और हमास तो किसी कीमत पे इजराइल राज़ी नहीं है कि हमास उस नेगोशिएशन का भी हिस्सा हो। हमास को हर हालत में इजराइल पैलेस्टीनियन से फ़िलिस्तीन के इलाकों से जो उनकी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं, गाज़ा से हटाना चाहता है, हर हालत में ख़त्म करना चाहता है। तो हमास कहता है कि ये टू स्टेट जो सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा वो जो है अपोज करता है कि एग्जिस्टेंस नहीं है इसराइल का। तो वो कहता है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक टू स्टेट बनेगी नहीं। तो कोई इंटरिम पैलेस्टीनियन स्टेट बने, और वो कहते हैं 1967 का जो डिफैक्टो बॉर्डर्स थे तभी हम मानेंगे इसको। अगर आप 1967 के डिफैक्टो बॉर्डर्स को आप मान लोगे कि ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी है टू स्टेट सॉल्यूशन में, तब हम इसको मानेंगे, ऑफिशियली हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके पास ये राइट्स होने चाहिए कि वो अपने होमलैंड में वापस आ जाएं। तो ये इसको लेके तनातनी चल रही है इज़राइल में और हमास में और पैलेस्टीनियन स्टेट में और यूनाइटेड नेशंस में। अभी फ्रांस ने कह दिया जी, तब से थोड़ा ज़्यादा गहमा गहमी हो गई। और फिर उन्होंने 2 दिन की एक यूनाइटेड नेशंस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रख ली, सऊदी अरेबिया ने उनको साथ दिया। तो अरब नेशंस तो जनरली पैलेस्टीनियन के साथ रहते हैं, पाकिस्तान वकालत करता है, ईरान पैलेस्तीन बनाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिशें भी की हैं, कई अकॉर्ड भी किए हैं। पिछले कुछ समय में एक बड़ा ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993 में, ओस्लो पीस अकॉर्ड, जिससे एक फ्रेमवर्क, मतलब पीस टॉक्स का एक फ्रेमवर्क बन सके। लेकिन धीरे धीरे वो भी कोलैप्स कर गया और यहाँ पे सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। अब बीच में ईरान का भी आ गया तो रोल। कुल मिला के ईरान अपने प्रॉक्सीज़ की वजह से इज़राइल को और अमेरिका को ख़त्म करना चाहता है। डेथ टू इज़राइल, डेथ टू अमेरिका, खमैनी साहब कहते रहे हैं। तो अभी तो यूएस ने उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इतनी बुरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दी कि अब तो ईरान जो है लंबे समय तक अपनी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। तो इसीलिए वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर पावर होगा तो वो फिर थ्रेट कर पाएगा इज़राइल को, यूएस को, और वो पैलेस्टीनियन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। हालांकि यहाँ पे बीच में पाकिस्तान भी अपना पौवा सेकता है, आपको पता ही है। तो वो कहते हैं हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी है अरब वॉर में, ये वो। तो बहरहाल कुल मिला के ये है कि ये जो अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने 5 पॉइंट प्लान बनाया है, ये अमेरिका की शह के साथ बनाया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध पे बातचीत हो रही है, ट्रम्प साहब की और पुतिन साहब की, दोनों प्रेसिडेंट 15 अगस्त को मिलने वाले हैं। क्या वहाँ पे गाज़ा में क्या हालात हैं, दोनों के बीच में क्या इस पर भी बात होगी, ये भी एक देखने की बात है। क्योंकि अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पे भी शांति बहुत ज़रूरी है, अगर वो रशिया और यूक्रेन की लास्टिंग पीस चाहते हैं तो। लेकिन ट्रम्प साहब ने तो अपना गाज़ा रिवेरा बनाने का, गाज़ा में वो कहते हैं कि गाज़ा में तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा इट्स ए रबल, पूरे बिल्डिंग्स कलेप्स हो गई, सिटीज़ के सिटी तबाह हो गए, कुछ है ही नहीं, कंकड़ पत्थर हैं वहाँ पे, तो कचरा है। तो उसको रीडेवलप करना चाहते हैं, तो रीडेवलपमेंट होगा तो पैसा होगा। तो गाज़ा रिवेरा, अब सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी इज़राइल ने अपना नया कंसेप्ट दिया है कि 5 पॉइंट प्रोग्राम हम चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि गाज़ा जो है आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि थोड़ा और वोलेटाइल हो जाएगा। पीस वुड इल्यूड गाज़ा फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड वो पहुंच जाएगी तो गाज़ा के लोगों को राहत मिलेगी। बच्चे बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हों, चाहे वो इजरायलियों के हों, चाहे वो फ़िलिस्तीनियों के हों, चाहे वो अमेरिकन के हों, चाहे वो हिंदुस्तानियों के हों, बच्चे बच्चे होते हैं, सबको खाना मिलने का हक़ है। और ख़ास करके जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो कोई बीच में दरार होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मानवता है, ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी तो सर्वाइव करना चाहिए ना। किसी को भी हक़ नहीं है कि वो इतना रेशियल हो जाए, अपार्थीड करे। इजराइलियों ने होलोकास्ट झेला है, नाजियों ने 60 लाख इजराइलियों का ख़ात्मा किया है, और वो होलोकास्ट दोबारा नहीं हो तो अक्टूबर 7 भी एक होलोकास्ट से कम नहीं है। उनका प्लान, बेंजामिन नेतन्याहू कहते रहे हैं कि हमास का प्लान वही था कि होलोकास्ट करना, तो वो इसको बचना चाहते हैं इससे। वो कहते हैं कि हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होना चाहिए, हम किसी को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो कि किसी देश को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, किसी की जाति प्रजाति को ख़त्म कर देना, एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देना, मुझे लगता है कि ये तो बहुत गैर मानवीय है। किसी भी होस्टेज को बंदी बना के रखना इतने दिनों तक,
उनके परिवारों से अलग और उनका इस्तेमाल करना, उनसे उन्हीं की कब्र खुदवाना, उनको भूखा रखना, उनके साथ अत्याचार करना, आई थिंक ये तो कोई सिविलाइज नेशन नहीं कर सकता, ये टेररिस्ट ही कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल बार बार कहता है यूनाइटेड नेशंस में कि हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करिए। पैलेस्टीनियंस को वो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं आप एक बार कंडेम कर दीजिए कि हमास ने अक्टूबर 7 गलत किया, पर आज तक उनकी तरफ से ये कंडेमनेशन नहीं आया। यूनाइटेड नेशंस में एक अनइक्विवोकल जिसे कहते हैं, इस पे सहमति नहीं बन पाई कि हमास जो है उन्होंने गलत किया। तो इसराइल का भी अपना एक पक्ष है, पहले फ़िलिस्तीनियों का भी अपना एक पक्ष है, पर मेरा मानना है कि किसी भी कीमत पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए, मानवता बचनी चाहिए, इंसान जिंदा रहना चाहिए। लड़ाइयाँ इंसान को मारती हैं, मानवता को शर्मसार करती हैं। लड़ाइयाँ ना हों, क्या बातचीत से हल निकल सकता है? ऐसा इज़राइल को भी सोचना चाहिए। हमास में भी थोड़ा ये मानवता आना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि किसी इजरायली को भूखा रख के उसको उसी की कब्र खुदवाना, वीडियो बनवाना और उस वीडियो को रिलीज़ करना, उनके परिवारजनों को भेजना। ये तो आप कैसे नेगोशिएशन करेंगे? ये कोई दुनिया में आपको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं देगा। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तो ये तो आपको मतलब विज़डम शुड प्रिवेल ऑन यू, मेरा ये मानना है। बहरहाल अब इज़राइल क्या करेगा, हमास क्या करेगा? हमास ने तो मानने से मना कर दिया और तो ये लड़ाई थोड़ी और ज़्यादा बढ़ेगी, वोलेटाइल होगी। लेकिन अमेरिका है वो पीस डील कराने में माहिर हैं। अभी ट्रम्प साहब कह ही रहे हैं कि मैंने ये आई स्टॉप दिस वॉर, आई स्टॉप दैट वॉर, और वो रुकवाई भी उन्होंने लड़ाइयाँ। अब रूस यूक्रेन वॉर रुकवा लेते तो अगला नंबर गाज़ा का होगा। तो हो सकता है कि कुछ महीनों में गाज़ा में फिर शांति प्रक्रिया शुरू हो, पर पहल हमास को करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं? ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट को आप इतना सराह रहे हैं और इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप कर लीजिए और सबसे शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में, उनको भी फ़ायदा होगा और हमारे को भी बहुत फ़ायदा होगा। आपका सहयोग मिलेगा तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ हम बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति के लिए मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि गाज़ा में सभी लोग सुख शांति से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।